कोचिंग यूट्यूब चैनल अपने तमाम छात्रों का स्वागत करता है। हम लोग हमेशा दो तरह का यूट्यूब बना रहे हैं, एक जिसमें कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न हो, समझाया गया हो, और एक जो सीधा सीधा फैक्ट या तथ्य पर आधारित प्रश्न आता रहता है। आज हम लोग जीव विज्ञान में 4 टॉपिक से जुड़ा हुआ तमाम महत्वपूर्ण सीधा सीधा वन लाइनर प्रश्न का चर्चा करेंगे। छात्र आप देखिए, आपको एसएससी जीडी के लिए और भी इस तरह का जहां फैक्ट पर आधारित प्रश्न आता है, आपको बहुत लाभ समझ में आएगा। हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान में एक तंत्र, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ सीधा सीधा एक एक लाइन का क्वेश्चन याद करवाएंगे, लेकिन पॉइंट्स लिख के ही आपको बताते भी चलेंगे। जैसे सबसे पहले है भोजन क्या है। तो भोजन जो है एक पोषक पदार्थ है जो शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर का निर्माण करता है और शरीर का रक्षा करता है। इसी आधार पर भोजन को 3 भाग में बांटा गया है। आता है क्वेश्चन, ऊर्जा देने वाला भोजन कौन है? तो आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है वसा। सीधे आपको याद कर लेना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, और ऊर्जा का दूसरा मुख्य स्रोत वसा है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खाते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट के अधिकता से, अगर आप कार्बोहाइड्रेट अधिक खाते हैं तो मोटापा संबंधी रोग होता है, वजन में वृद्धि हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट के कमी से वजन में कमी आता है। सीधा याद करना है, ऊर्जा का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है? तो वसा है, और 1 ग्राम वसा खाने पर 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। वसा का उपनाम आपको याद रखना है, वसा को संचित ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं छात्र? संचित ऊर्जा कहा जाता है। और वसा में एक पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के अधिकता के कारण क्या होता है? तो हृदय आघात या रक्त दाब, ब्लड प्रेशर रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न है। फिर आगे याद करिए, शरीर का निर्माण करने वाला कौन है? तो आंसर होता है प्रोटीन। सीधा क्वेश्चन है, शरीर निर्माता, बॉडी बिल्डर किसको कहा जाता है? तो बॉडी बिल्डर प्रोटीन को कहा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, उसी तरह से इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है। बराबर आता है कि भोजन का कौन अवयव है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तब आंसर होता है प्रोटीन। अगला यहाँ पर सीधा क्वेश्चन याद करिए। क्वेश्चन क्या है कि बढ़ते हुए बच्चों, ग्रोइंग बॉय के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो बढ़ते हुए बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, कैल्शियम, आयरन सब ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? तो आंसर होता है प्रोटीन होता है बढ़ते हुए बच्चों। मसल्स का, मांसपेशियों का निर्माण के लिए कौन सा अवयव जरूरी है? तब आंसर है प्रोटीन आवश्यक है। आप देखते हैं बॉडी बिल्डर लोग ऐसे करके बॉडी बनाते रहते हैं, तो आता है क्वेश्चन कि बॉडी बिल्डर को अपना मसल दिखलाने के लिए भोजन में किसका मात्रा अधिक लेना होगा? तब आंसर है प्रोटीन का। प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी आपको याद कर लेना है। मुख्य स्रोत सोयाबीन है, और सोयाबीन के
उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है, जहां भारत में सबसे अधिक वन पाया जाता है। इसके बाद है रक्षा करने वाला आता है, इसी को विनियंत्रक भी कहते हैं। और यहाँ पर कौन होता है? विटामिन और खनिज लवण। विटामिन से जुड़ा हुआ बहुत सा क्वेश्चन आपको सीधा याद कर लेना है। आता है रक्षात्मक खाद्य किसे कहते हैं? तो रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है विटामिन को, इसलिए कि यह रोगों से रक्षा करता है। फिर यह एंजाइम का निर्माण करता है, इसीलिए इसे सह एंजाइम भी कहते हैं। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने। विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने। विटामिन सी का खोज हॉलकट ने। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने। इस तरह से फिर कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और बाकी अन्य जो है वह वसा में घुलनशील है। फिर कौन सा विटामिन शरीर में बनता रहता है? तब है रतौंधी। फिर विटामिन के कमी से जो रोग होता है, वहाँ पर आपको सीधे सीधे याद करना है, या ऐसे भी आता है पोषक पदार्थों के कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो आंसर होता है हीन जन्यता। आपको सीधे याद करना है, विटामिन ए के कमी से रतौंधी, बी के कमी से बेरी, सी के कमी से स्कर्वी, डी के कमी से रिकेट्स, विटामिन ई के कमी से जो है क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी, और विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। भोजन के रूप में ये सब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन के अलावा लोहा भी लिया जाता है। सीधा याद कर लीजिए, लोहा के कमी से कौन बीमारी होता है? तो आंसर हो जाता है एनीमिया, या अरक्तता, या रक्त क्षीणता। तीनों एक ही नाम है। और इस रोग में शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। हीमोग्लोबिन का दो कार्य आपको याद कर लेना है। आरबीसी का रंग लाल कौन करता है? तो आंसर है हीमोग्लोबिन। और शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ढोने का कार्य कौन करता है? तब भी आंसर है हीमोग्लोबिन। लोहा का मुख्य स्रोत तो जरूर याद करना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो आंसर है पालक है। लोहा के अलावा और भी भोजन का अवयव क्या है छात्र? आयोडीन है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा या गोइटर रोग। और इस रोग में जो यहाँ थायराइड ग्रंथि है गर्दन में, थायराइड ग्रंथि जिसको अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, इसका आकार जो है बढ़ जाता है। और इस रोग के बारे में क्वेश्चन है कि भारत में यह रोग मुख्यतः पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में होता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन भी याद कर लीजिए, थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। जल शरीर के कुल भार का लगभग 70% जल है, और जल भी भोजन को पचाने में सहायक होता है। और पसीना जो निकलता है जल के कारण ही, और उस पसीना के कारण क्या होता है? शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। इसके बाद और प्रश्न ये हो गया भोजन क्या है। अब है पाचन का अंग याद करिए छात्र। पाचन का अंग सबसे पहले मुंह। सीधा क्वेश्चन है, पाचन क्रिया का प्रारंभ
कहाँ होता है? तो पाचन क्रिया का प्रारंभ जो है मुख से होता है, मुख से होता है। और मुंह में दो याद करना है, एक जो है दांत है और एक लार ग्रंथि है। दांत का कार्य है भोजन को काट काट कर छोटा कर देना। अब दांत से जुड़ा हुआ सीधा आपको प्रश्न याद करना है छात्र कि दांत का ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दांत के ऊपरी परत को एनामेल कहा जाता है और यह शरीर का सबसे कठोर भाग है और इसी के कारण दांत चमकता है। और एनामेल के जो नीचे होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन, इसको ध्यान रखिएगा। दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ओडेंटोलॉजी में। दांत का निर्माण मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से होता है, कैल्शियम फास्फेट से। फिर दूध का दांत मिल्क टिथ का संख्या 20 है और वह दांत जो दोबारा नहीं जन्म लेता है 12 है। दूध का दांत तो मनुष्य में 4 प्रकार का दांत होता है, 4 प्रकार का। और वह जो है कौन है? इंसाइजर, कृतंक, रदनक, केनाइन, अग्र, चवर्णक, प्रीमोलर और चवर्णक, मोलर। बहुत महत्वपूर्ण है छात्र, इसको याद करना है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। तब आंसर होता है मोलर या चवर्णक नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद आगे आपको याद करना है, और यह जो 20 है यह मिल्क टिथ, दूध का दांत कहलाता है, जो दोबारा उत्पन्न होता है। लार ग्रंथि सीधा याद करिए, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों का संख्या कितना है? तो 3 जोड़ी है और लार ग्रंथि सबसे बड़ा मनुष्य में कौन है? तो पैरोटीड ग्रंथि है, पैरोटीड ग्रंथि। और यही पैरोटीड ग्रंथि सांप में भी होता है और सांप में जो है वह 20 का उत्पादन करता है, 20 ग्रंथि होता है। लार हल्का जो है अम्लीय होता है और आपको लार का पीएच मान याद रखना है। लार का पीएच मान 6.8 होता है और लार में 99% जल होता है और 1% जो है एंजाइम होता है, एंजाइम। फिर इसके बाद लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम कौन है? तब है टाइलिन। इसके बाद मुख के बाद आपको याद रखना है अमाशय। अमाशय जो है एक थैलीनुमा रचना है और इससे जो एंजाइम निकलता है उसको जठर रस, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है और जठर रस का पीएच मान 2.2 है। और यहाँ से 4 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 4 निकलता है। आता है कौन एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है? तब आंसर होता है पेप्सिन। फिर अमाशय का अंदर के सतह को चिकना बनाता है कौन? म्यूसिन। रेनिन का काम याद कर लीजिए, दूध में एक प्रोटीन है केसिन और इस केसिन को यह जो रेनिन है बदल देता है कैल्शियम पाराकैसिनेट में, कैल्शियम पाराकैसिनेट में। हाइड्रोलिक HCl भी आपको याद करना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या करता है कि भोजन में शामिल हानिकारक जीवाणुओं को जो है नष्ट करता है।
जीवाणु के बारे में आपको पता है छात्र कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु का खोज किसने किया है? तो आंसर होता है एबी ल्यूवेनहॉक ने। फिर अगला क्वेश्चन, जीवाणु शब्द, बैक्टीरिया शब्द किसने दिया है? तो एरेन वर्ग ने दिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में जाता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में, और छोटी आंत को कितना भाग में बांटा गया? 3 भाग में, ग्रहणी, मध्यांतर और इलियम। ग्रहणी, मध्यांतर और इलियम। सीधा याद करना है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, या फिर जो छोटी आंत का एक भाग है इलियम, ये भी आता है। जब क्वेश्चन थोड़ा भारी रहता है तब इलियम चॉइस आ जाता है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तब आंसर होता है इलियम में। यहीं पर आपको यकृत के बारे में भी याद कर लेना है कि यकृत से पीत रस निकलता है, पीत रस। और पीत रस करता क्या है? तो यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है। यकृत के बारे में आपको याद है छात्र कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। और यकृत को 2 बीमारी, एक पीलिया और एक हेपेटाइटिस प्रभावित करता है। कौन? पीलिया और हेपेटाइटिस प्रभावित करता है। फिर यकृत के साथ साथ आपको भोजन का अंग में, पाचन तंत्र का अंग में अग्नाशय भी याद कर लेना है। अग्नाशय या पेन क्रियाज, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। और मानव शरीर का एकमात्र ग्रंथि कौन? मिश्रित कौन है? तब भी आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? तो अग्नाशयी रस या पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अग्नाशय से एक प्रमुख जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है छात्र? उसका नाम है इंसुलिन। बराबर क्वेश्चन है। और इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो आंसर क्या होता है? बेंटिंग और बेस्ट ने खोज किया था। कब खोज किया ये भी आपको याद कर लेना है, 1921 ईस्वी में। इंसुलिन शरीर में करता क्या है? तो यह शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करता है। सीधा आपको क्वेश्चन याद करना है छात्र कि इंसुलिन यदि शरीर में कम निकलेगा तो शरीर में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण होने वाला रोग कौन है? तो आंसर होता है मधुमेह या डायबिटीज। बहुत आने वाला कॉमन क्वेश्चन है। जैसे आपको इसके बारे में याद कराया गया यकृत के बारे में कि यकृत को पीलिया और हेपेटाइटिस प्रभावित करता है, उसी तरह से अग्नाशय को कौन प्रभावित करता है? तो मधुमेह या डायबिटीज, और यह इंसुलिन के कम निकलने से होता है। इंसुलिन के अधिक निकलने पर कौन रोग होता है ये भी आता है। तब आंसर होता है हाइपरग्लाइसीमिया रोग होता है। हाइपरग्लाइसीमिया रोग में जो है क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया रोग में जो है दृष्टि क्षमता और जनन क्षमता में कमी आ जाता है। दृष्टि क्षमता और जनन क्षमता में कमी आता है। फिर इसके बाद जो है आपको याद क्या करना है? छोटी आंत के बाद बड़ी आंत।
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य पूछता है। लार्ज इंटेस्टाइन का दो काम है, एक भोजन से जल का अवशोषण करना और दूसरा है अपच पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकालना। फिर भोजन क्रिया दो तरह का होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा छात्र। एक स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें भोजन जंतु स्वयं बनाता है। जितना भी हरा पादप है वह सब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन स्वयं बनता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि वह जब स्वयं भोजन बने तो स्वपोषण, और ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। और इसका उदाहरण कौन है, हरा पादप। फिर है परपोषण, जो दूसरे द्वारा तैयार भोजन को ग्रहण करता है, उसे परपोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। परपोषण कई तरह का है। जो मृत जीव जंतुओं से भोजन करता है उसे मृत जीवी कहते हैं। ये सब जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब मरे हुए जंतु से भोजन ग्रहण करता है। फिर है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या है, जो दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करता है, पैरासाइट। अब जैसे आपका सर में जो है जूं है, खटमल है, ये सब उदाहरण है। और एक और है प्राणी सम भोजन। प्राणी सम भोजन में क्या है, तो प्राणी सम भोजन कहते हैं कि एक बार भोजन कर लेना और उसके बाद उसका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से पाचन होना, उस क्रिया को प्राणी सम भोजन कहते हैं। और मनुष्य इसी में शामिल है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद फिर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वह भोजन जो है पचता रहता है। सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन जो आपको बराबर आते रहता है पाचन तंत्र से छात्र, उसको कराया गया। अब इसके बाद अगला आपको याद करना है रक्त परिसंचरण तंत्र। आप देखते जाइए, कम से कम 1000 प्रश्न का चर्चा आज हम लोग करेंगे। और इसको आप 2-3 बार देखिएगा, 1-2 बार लिख के भी अभ्यास करिएगा। मेरा दावा है आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अब रक्त परिसंचरण सीधा याद करिए। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया है, तो रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया है। रक्त कौन उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। रक्त जैसे आपको याद क्या कराया गया, अभी आपको याद कराया गया वहाँ पर लार ग्रंथि के बारे में कि लार ग्रंथि से निकलने वाला लार जो है अम्लीय है कि क्षारीय, तो अम्लीय है। तो उसी तरह से रक्त के बारे में भी आपको आता है कि रक्त क्या है, तो रक्त जो है क्षारीय है। रक्त में पाया जाने वाला तत्व कौन है, लोहा। किसके उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है, तो आंसर क्या है, हिपैरीन है। ब्लड बैंक में रक्त को कितना डिग्री ताप पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रखा जाता है। रक्त ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है, तब आंसर होता है सोडियम नाइट्रेट। फिर प्लीहा या स्प्लीन को क्या कहते हैं, तो रुधिर बैंक, ब्लड बैंक जो है कहा जाता है।
फिर आता है एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना लीटर रक्त होता है, तो आंसर होता है 4.5 लीटर रक्त जो है होता है। इसी तरह से रक्त का पीएच मान भी जरूर आप याद करिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। फिर इसके बाद रक्त का जो है अवयव कि रक्त किसके मिलने से बनता है, तो आता है कि रक्त के द्रव भाग को क्या कहा जाता है, तब आंसर है प्लाज्मा या प्लविका। प्लाज्मा या प्लविका ये रक्त भाग है। और रक्त का 60 से 70% जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को उपनाम याद रखना है, इसे सूर्य का द्रव कहा जाता है। रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको प्लविका प्रोटीन कहते हैं। रक्त को गाढ़ा होना या पतला होना किस पर निर्भर करता है, तो प्लविका पर, और यह हल्का पीला रंग का चिपचिपा होता है। रक्त में क्या क्या होता है शो कर रहे हैं, तो प्लविका के अलावा आपको और याद रखना है लाल रुधिर कोशिका, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। सीधा क्वेश्चन है कि आरबीसी जो है इसका और दूसरा नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइटस है। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइटस। और क्या नाम है, लाल कणिकाएं, रेड कार्पसल्स, रेड कार्पसल्स। फिर आरबीसी बनता कहाँ है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में जो है यह बनता है। बोन मैरो जो आप मुर्गा उर्गा खाते हैं, हड्डी चूसते हैं और हड्डी के बीच में जो खाली जगह गोल जैसा छेद जैसा होता है उसी को अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहते हैं, और वही जो है बनता है। इसी तरह से आरबीसी का जीवन काल कितना दिन है, तो 20 से लेकर 120 दिन तक है। फिर आरबीसी मरता कहाँ है, तो इसी प्लीहा में मरता है जाकर। इसीलिए आरबीसी का कब्र गाह किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्र गाह प्लीहा को कहा जाता है। इसे उपनाम याद रखिएगा छात्र। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा गया, और रुधिर बैंक, ब्लड बैंक भी जो है कहा गया। आरबीसी का रंग लाल किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। आता है कि वायु दाब घटने पर आरबीसी के आकार में क्या होता है, आयतन में क्या होता है, तो उसके आयतन में जो है वृद्धि होता है, आयतन में वृद्धि होता है। इसीलिए आता है कि किसी आदमी को ऊंचाई पर जाने पर, पहाड़ पर जाने पर उसके नाक से, कान से खून आ जाता है। उसका कारण यही है कि आरबीसी का आयतन बढ़ता है, तो वह बढ़ा हुआ भाग कहाँ से निकलता है, तो नाक कान से जो है निकल जाता है। सीधे याद करना है विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल, दोनों ध्यान रखिएगा। B12 और फॉलिक अम्ल के कमी से आरबीसी का निर्माण दर जो है घट जाता है। पहला प्लाविका प्लाज्मा याद कर लिए, फिर अगला आप आरबीसी याद कर लिए, अगला आप याद कर लीजिए श्वेत रुधिर कोशिका, वाइट ब्लड सेल। जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइटस कहते हैं, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और भक्षी कोशिका, ल्यूकोसाइट और भक्षी कोशिका भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आगे भी याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है, मोनोसाइट। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है छात्र, मोनोसाइट। और सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन है, लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ा सबसे छोटा इसे याद रखिएगा। और सबसे अधिक पाया गया WBC कौन है? तो न्यूट्रोफिलस है, न्यूट्रोफिलस। फिर आपको याद करना है कि RBC और WBC का अनुपात क्या है? तो 600 RBC पर 1 WBC होता है। 600 RBC पर 1 WBC होता है। और अगर WBC का संख्या बढ़ता है तो सीधा क्वेश्चन आता है कौन रोग हो जाता है? तो आंसर है रक्त कैंसर होता है। फिर ये 3 के अलावा एक और है रक्त का अवयव, उसे पट्टिकानु प्लेटलेट्स कहा जाता है। पट्टिकानु प्लेटलेट्स या बिम्बाणु कहते हैं। और यह जो है केवल कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, स्तनधारी में। ये दूसरा टॉपिक किए आप रक्त का अवयव। तीसरा करिए टॉपिक आप रक्त परिसंचरण अंग, कि रक्त को शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने का कार्य कौन कौन करता है? तो आंसर पहला है हृदय। अब हृदय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन याद कर लिए छात्र। हृदय का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो हृदय का अध्ययन क्या हो गया? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। शरीर में रक्त प्रवाहित किस क्रिया के कारण होता है? तो आंसर होता है हृदय के पंप क्रिया के कारण। हृदय से पंप करते रहता है और इसी जब ऐसे दबा तो शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भाग में जाता है, और जब ऐसे हृदय से फैला तब इसमें जो है अशुद्ध रक्त फिर से हृदय में आ जाता है। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठ का बना हुआ है? 4 कोष्ठ का, जिसमें 2 अलिंद है और 2 निलय है। 2 अलिंद और 2 निलय। फिर सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? तो दायां अलिंद में जाता है, दायां अलिंद में। फिर आपको याद करना है कि रक्त शुद्ध कहाँ होता है? तब आंसर है फेफड़ा में रक्त शुद्ध होता है। हृदय एक झिल्ली से घिरा होता है, उस झिल्ली को हृदयावरण झिल्ली कहते हैं, हृदयावरण झिल्ली, जिसे पेरिकार्डियम भी कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर इसके बाद जो ऐसे पंप करता है तो धमनी पर एक दाब बनता है, उस दाब को क्या कहा जाता है? रक्त दाब। तो रक्त दाब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन याद कर लीजिए। पहला है रक्त दाब कहाँ बनता है? तो धमनी पर बनता है, आर्टरीज पर बनता है। सबसे बड़ा धमनी मानव शरीर में कौन है? एरोटा है। जो हृदय का सतह पर रक्त पहुंचाने वाला धमनी कौन है? कोरोनरी धमनी। धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। और उस शुद्ध रक्त में कौन सा गैस होता है? तब ऑक्सीजन होता है। फिर इसमें धमनी में प्रवाह दिशा क्या होता है? हृदय से शरीर की ओर। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मनुष्य का रक्तदाब 120/80 मिलीमीटर Hg, ध्यान रखिएगा 120/80 मिलीमीटर Hg। फिर है रक्तदाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। बहुत आता है छात्र, इसको याद कर लीजिएगा।
फिर उसके बाद मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। और अगर हृदय धड़कन मापने वाला यंत्र पूछेगा तब आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप है। और अगर स्वाभाविक रूप से नहीं धड़क रहा है, कृत्रिम रूप से उसको धड़कन पैदा करना है, तो उसके लिए जो यंत्र है बराबर आते रहता है, उसको पेस मेकर या गति प्रेरक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, तो आंसर होता है एड्रिनल हार्मोन। जिस तरह से धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसी तरह से शिराएं में, भेन में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। और उस अशुद्ध रक्त में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रवाह दिशा ध्यान रखिएगा, धमनी में हृदय से शरीर की ओर है और शिरा में प्रवाह दिशा शरीर से हृदय की ओर रहता है। और हृदय में जो फेफड़ा है वही रक्त शुद्ध हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे रक्त परिसंचरण तंत्र में ही एक टॉपिक करेंगे, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। सीधा क्वेश्चन याद कर लीजिए छात्र कि रक्त समूह का खोज किसने किया, तो लैंड स्टीनर ने किया। मनुष्य में कितना रक्त समूह है, तो 4 है। ए है, ए बी है, ए है, बी है, ए बी और ओ। ए बी क्या करता है, सबसे लेता है, इसीलिए ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही। और जो ओ रक्त समूह है इस सबको देता है, यूनिवर्सल डोनर है, इसको सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर यह जो 3 गो है, इसका खोज इसी ने किया है, लैंड स्टीनर ने। और यह जो रक्त समूह ओ है, इसका खोज इसका खोज जो है किसने किया है, वह भी आते रहता है। इसका खोज रक्त समूहों का खोज जो है कास्टेलो ने जो है किया है, कास्टेलो ने। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि शुरू वाला जो है खोज किया है किसने, तो इसका है ओ का कास्टेलो तथा स्टर्ली ने जो है खोज किया था। आपको पता है छात्र कि रक्त समूह ए है, तो ए को हम लोग पॉजिटिव भी लिखते हैं, निगेटिव भी। तो यह जो पॉजिटिव निगेटिव है उसको RH फैक्टर कहते हैं। सीधा आता है कि RH फैक्टर का खोज कहाँ किया गया था, तो आंसर होता है रीसस नाम